Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be fine and your studies are going on very well. I am Dr. Megwal, PGT Economics, and I am here with you because I like teaching. Today, class 12th CBSE board, subject Introductory Macroeconomics, and today we will discuss the topic aggregate supply. So, let's start the topic aggregate supply. First, we will discuss what is aggregate supply. Students, we have studied about the individual supply and market supply in microeconomics. Individual supply and market supply are the microeconomic concepts, and the aggregate supply is the macroeconomic concept. So, individual supply is the supply of a commodity by a single seller, and the market supply is the supply of a commodity by all the sellers, all the producers, but it is the supply of only single commodity, only one commodity. But when we study about the aggregate supply, that means it is the supply of all goods and services in the economy. So first we will discuss the definition of aggregate supply. Aggregate supply, it is the total supply of all goods and services in the economy. So it is the total planned output in the economy. It is the sum total of consumption expenditure and saving. For coming accounting year, we will plan that how much supply will be there, how much production of all the goods and services will be there. So that is the aggregate supply. And it has two components, consumption and saving. So when supply is there, supply indicates the total income that we have planned. सप्लाई देश की टोटल इनकम को शो करती है, नेशनल इनकम को शो करती है, जो कि हमने प्लान की है आने वाले ईयर के लिए. तो ये हमारी प्लान्ड नेशनल इनकम है, और उस नेशनल इनकम के हम दो पार्ट कर सकते हैं, एक कंजम्पशन है और दूसरा है सेविंग. जनरली सपोज हमारी इनकम, मान लो हमने एक दिन में 100 रुपये अर्न किए, उसमें से 50 रुपये कंज्यूम कर दिए, तो 50 रुपये क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी. इस टाइप से टोटल इकोनॉमी में जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें से कुछ पार्ट्स कंज्यूम हो गया, और जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी. सो एग्रीगेट सप्लाई हैज़ two components, consumption and saving. Now we will discuss aggregate supply through an example through the given schedule. Students, we can see that the income level is 0, 100, 200, 300 and 400. So this is the estimated income level. और इस इनकम लेवल पे हम कितना कंज्यूम करते हैं और कितना सेव करते हैं वो नेक्स्ट कॉलम्स में दिया हुआ है. जीरो इनकम पे हम 100 कंज्यूम कर रहे हैं और -100 हमारी सेविंग होगी, क्योंकि जीरो लेवल पे हम पहले भी बता चुके हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है. अगर इनकम हमारी जीरो हो गई, लेकिन हम कंजम्पशन जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो कंजम्पशन करना ज़रूरी है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. उसको हम डिस सेविंग से करेंगे, मतलब -100 सेविंग हो गई, इसका मतलब हमारी डिस सेविंग हो गई. हमारी जो सेविंग थी उसमें से हमने 100 रुपये निकाल दिए और उस 100 रुपये को हमने कंज्यूम कर दिया, जब हमारी इनकम कितनी है, जीरो. आफ्टर दैट व्हेन इनकम इंक्रीज टू 100, जब हमारी इनकम 100 हो जाती है, तब हमारा कंजम्पशन कितना हो रहा है, 150, और उस समय हम डिस सेविंग कर रहे हैं -50. तो सेविंग -50 मतलब 50 रुपीज़ की डिस सेविंग करेंगे. जीरो इनकम पे हम अपनी जो पहले की सेविंग है उसमें से 100 रुपये निकाल रहे हैं, और अगर हमारी इनकम 100 हो गई तो फिर हम उसमें से हमारी पहले की जो सेविंग की हुई है उसमें से 50 रुपये निकाल रहे हैं. तो इस टाइप से कम इनकम होती है या जीरो इनकम होती है तो जनरली हमारी इनकम से हम ज़्यादा खर्च करते हैं, और वो खर्च हमारा पूरा होता है डिस सेविंग से. अब
जब इनकम लेवल एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर हम उसके बराबर कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर हम उससे फिर और भी आगे इनकम लेवल बढ़ेगा तो फिर हम उससे कम कंज्यूम करेंगे। अब इनकम लेवल बढ़कर हमारा सपोज 200 हो गया, तो 200 में से 200 कंज्यूम करेंगे और उस समय हमारी सेविंग हो जाएगी 0। फिर 300 इनकम लेवल पहुंच गया तो उस समय 300 में से हम 250 कंज्यूम कर रहे हैं और 50 रुपीज़ सेविंग कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे सेविंग पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि हमारा इनकम लेवल बढ़ गया है। तो जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा सेविंग पॉजिटिव होगी, लेकिन इनकम लेवल 0 या 0 से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा उस समय हमारी सेविंग नेगेटिव होगी, मतलब हम डिस सेविंग करेंगे। इस टाइप से इकोनॉमी में इनकम लेवल और इंक्रीज होता जाएगा और 400 हो गया तो 400 में से हम 300 कंज्यूम करेंगे और 100 रुपीज़ है वो सेव करेंगे। तो कंजम्पशन और सेविंग का टोटल हमारी टोटल इनकम के बराबर होगा, और जो कि हम उसको एएस बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। और एग्रीगेट सप्लाई के इस प्रकार से दो कंपोनेंट हो गए, कंजम्पशन एंड सेविंग, दोनों का टोटल मिलाकर के एएस के बराबर हो गया, जिसको कि हम शेड्यूल के माध्यम से हमने समझा। Saving is the component of aggregate supply. We have discussed that there are two components of aggregate supply, consumption and saving. So what is saving? We will discuss now. First we will discuss saving function. So what is the saving function? The functional relationship between saving and income is called saving function or propensity to save. इसमें दो चीज़ दी हुई है, एक तो सेविंग और दूसरी इनकम। सेविंग और इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है उसको हम सेविंग फंक्शन कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है प्रोपेंसिटी टू सेव। अब फंक्शनल रिलेशन किस टाइप से होगा, जैसा कि हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। कंजम्पशन और इनकम के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, तो उसी टाइप से हमारे यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप को हमने यहाँ शो किया है। S इज द फंक्शन ऑफ y। S यहाँ पे सेविंग है और y यहाँ पे इनकम है। इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी सेविंग भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो हमारी सेविंग भी कम होगी। तो इस टाइप से इनके बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। अब हम सेविंग फंक्शन को फॉर्मूला के माध्यम से समझते हैं, और गिवन कंजम्पशन फंक्शन से हम सेविंग फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। सो फर्स्ट, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S। एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट कंजम्पशन और सेविंग दिए हुए हैं। AS की जगह हम Y लिखेंगे, Y इज द नेशनल इनकम, सो Y इज इक्वल टू C प्लस S। AS हमारी इनकम होती है तो AS की जगह हमने Y लिख दिया तो Y इज इक्वल टू C प्लस S हो गया। अब S के लिए हम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू Y माइनस C। ये जो C है वो Y की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस C हो जाएगा। तो इस टाइप से S के लिए फॉर्मूला होगा Y माइनस C। अब हम C की जगह लिखेंगे C बार प्लस बी वाई, बिकॉज वी नो दैट C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। ये जो हमने पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन में, हमने पढ़ा कि C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई होता है। जो टोटल कंजम्पशन होता है उसमें एक पार्ट ऑटोनमस होता है जो फ्री फ्रॉम इनकम होता है, और दूसरा पार्ट इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है वो इनकम के ऊपर डिपेंड होता है। तो इस टाइप से C के हमारे ये दो भाग है जिसको हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा है, तो उसको C को हम C बार प्लस बी वाई से रिप्लेस करेंगे। तो C की जगह हमने C बार प्लस बी वाई लिख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस C बार माइनस बी वाई, माइनस C बार और ये प्लस और माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस C बार माइनस बी वाई। माइनस C बार को हमने पहले लिख दिया, प्लस y और फिर माइनस बी वाई, मतलब y के जो कंपोनेंट दोनों हैं हमने दोनों को पास पास में लिख दिया। अब इन दोनों में से y को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे y की जगह 1 बच गया और यहाँ पे माइनस बी हो गया। तो इस प्रकार से हमारा सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला हो गया S बार इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो इस सेविंग फंक्शन को समझने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे माइनस C बार है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जितना होगा उतनी ही हमारी डिस सेविंग होगी। ऑटोनोमस कंजम्पशन C बार प्लस में होगा और यहाँ पे सेविंग फंक्शन में C बार माइनस में होगा, क्योंकि जब हम ऑटोनोमस कंजम्पशन करेंगे
तो जीरो लेवल की इनकम पे जो कंजम्पशन करेंगे वो हमारी डिश सेविंग क्रिएट करेगा, उस वजह से सी बार की वैल्यू सेविंग फंक्शन में माइनस में हो जाएगी। फिर दूसरी बात, वाई का जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे बी दे रखा है, बी यहाँ पे एमपीसी होता है, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और यहाँ पे ये वैल्यू 1 माइनस बी हो गई है, तो 1 माइनस बी या फिर हम कह सकते हैं 1 माइनस एम पी सी। तो 1 माइनस एम पी सी जो होती है वो एम पी एस के बराबर होती है, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। तो एम पी एस यहाँ पे 1 माइनस बी की जो वैल्यू है वो हमारी एम पी एस है। तो सेविंग फंक्शन में वाई का जो कॉफिशिएंट होता है वो एम पी एस होता है, और कंजम्पशन फंक्शन में वाई का जो कॉफिशिएंट होता है वो एम पी सी होता है। So we have discussed about the saving function and which is also called the propensity to save. सेविंग फंक्शन को हम प्रोपेंसिटी टू सेव भी बोलते हैं। तो प्रोपेंसिटी टू सेव को समझने के लिए हम आगे और डिस्कस करेंगे। प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। प्रोपेंसिटी टू सेव दो टाइप की होती है। पहली इसके अंदर है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को शॉर्ट में हम एपीएस बोलेंगे और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को हम शॉर्ट में एमपीएस बोलेंगे। तो एपीएस की वैल्यू जब हम निकालेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, उसके लिए फॉर्मूला होगा सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। एपीएस इज द सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। अब अगर हमें एपीएस की डेफिनेशन पूछी गई है तो डेफिनेशन भी हम इस फॉर्मूला के आधार पर बता सकते हैं। एपीएस इज द रेशियो बिटवीन द सेविंग एंड इनकम। एपीएस इज द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो सेविंग और इनकम का जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होती है। फॉर एग्जाम्पल 500 इनकम है और उसमें से 200 अगर हम सेव करते हैं तो सेविंग 200 हो गई। So 200 डिवाइडेड बाई 500 दैट विल बी इक्वल टू 0.4। ये हमारी एपीएस की वैल्यू होगी। लाइक दैट एमपीएस इज द चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। यहाँ पे डेल्टा लगा हुआ है तो डेल्टा का मतलब चेंज होता है, चेंज इन सेविंग है और चेंज इन इनकम है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी कैन ऑल्सो गिव द डेफिनेशन दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव is the ratio between change in saving and change in income. Suppose income increased from 500 to 600। इनकम बढ़कर के 500 से 600 रुपये हो जाती है, मतलब इनकम कितनी बढ़ी 100। और सेविंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 टू 230। सेविंग बढ़कर के 200 से बढ़कर के 230 हो जाती है। जैसा कि हमने एपीएस के एग्जाम्पल में लिया था कि हमारी सेविंग जो है 200 है, तो अब वो सेविंग बढ़कर के 230 हो गई है। और इनकम हमारी थी 500 और वो इनकम बढ़कर के कितनी हो गई है 600। तो अब हमें इससे एमपीएस की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि इनकम 500 से बढ़कर 600 हुई है तो बढ़ी हुई इनकम कितनी हो गई 100। तो इसके अंदर डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी ले लेंगे 100 लेंगे। और सेविंग 200 से बढ़कर के 230 हो गई, मतलब 30 रुपये सेविंग बढ़ गई यहाँ पे। तो फिर डेल्टा एस की वैल्यू कितनी लेंगे 30। अब 30 डिवाइडेड बाई 100 दैट मीन्स 0.3 दैट इज द वैल्यू ऑफ एमपीएस। इस टाइप से एमपीएस और एपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारे दो टाइप की प्रोपेंसिटी टू सेव होती है। और दोनों के बारे में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के माध्यम से हमने डिस्कस किया है और इसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है और फॉर्मूला भी याद रखना है। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट एपीएस एंड एमपीएस। एमपीएस और एपीएस के बारे में हम शेड्यूल के माध्यम से हम और डिस्कस करेंगे और उसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक शेड्यूल दिया हुआ है, टेबल दी हुई है, इसके अंदर आपको एपीएस और एमपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, जैसे कि एपीएस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। सेविंग को इनकम से डिवाइड करेंगे तो हमारी एपीएस की वैल्यू निकलेगी। एपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -40 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया हमने, तो एपीएस की वैल्यू आ गई -0.4। फिर
नेक्स्ट लेवल पे एपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 20/200 हमने कर दिया, तो 20/200 से वैल्यू आ गई 0.1। इसी टाइप से 80/300 हमने कर लिया, तो इससे हमारी वैल्यू आ गई 0.2666। ये तो लगातार ये 66 तक वैल्यू आती जाएगी, तो हम इसको 2 टर्म तक लिखेंगे तब 0.27 भी लिख सकते हैं। मेनली आपको ध्यान रखना है कि एपीएस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। सेविंग को इनकम से डिवाइड करना है, उसी लेवल की इनकम और उसी लेवल की सेविंग को लेना है। तो 140 को आपने 400 से डिवाइड किया तो 0.35 ये एपीएस की वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से 200 को आपने 500 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.4। इस टाइप से हम एपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, एमपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था अभी, एमपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लेना है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मतलब इसको करने के लिए सेकेंड लेवल की जो सेविंग है उसमें से फर्स्ट लेवल की सेविंग को माइनस करेंगे। तो क्या वैल्यू आएगी, -40 माइनस और फिर ब्रैकेट में -100। तो 100 माइनस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 100 प्लस में हो जाएगा, फिर 100 माइनस 40 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डिफरेंस 60। तो सेविंग का जो चेंज इन सेविंग है वो 60 हो गई और चेंज इन इनकम 0 से 100 हो गई, मतलब कि 100 माइनस 0 करेंगे चेंज इन इनकम के लिए तो वो हो जाएगा 100। तो 60 को 100 से डिवाइड करेंगे तो एमपीएस की वैल्यू 0.6 आ जाएगी। इसी टाइप से नेक्स्ट लेवल पे -40 से 20 हो गई सेविंग, तो हम 20 में से -40 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 20 माइनस ब्रैकेट में -40, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 40, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो 60 आएगा। तो सेविंग का जो डिफरेंस है वो 60 है और इनकम का डिफरेंस जो है वो 100 है। तो इन दोनों 60 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें एमपीएस की वैल्यू मिलेगी 0.6। अब इसी टाइप से 200 से 300 इनकम पहुंच गई, मतलब 300 में से 200 माइनस करेंगे तो हो गया ये चेंज इन इनकम की वैल्यू कितनी आ गई, 100। और 80 में से 20 को माइनस करेंगे तो चेंज इन सेविंग की इनकम चेंज इन सेविंग की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो 60/100 करेंगे तो इस टाइप से एमपीएस की वैल्यू 0.6 आएगी। ठीक इसी टाइप से 300 से इनकम पहुंच गई 400 पे, तो 400 में से 300 माइनस करेंगे तो चेंज इन इनकम कितना होगा, 100। फिर सेविंग पहुंच गई 80 से 140, तो 140 में से 80 माइनस करेंगे तो चेंज इन सेविंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। और 60 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इस टाइप से हमें एमपीएस की वैल्यू 0.6 प्राप्त होगी। और नेक्स्ट लेवल पे भी हम इसी टाइप से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो प्राप्त हो जाएगी 0.6। इस टाइप से अगर मान लो सेविंग और इनकम की वैल्यू दी है तो हम एपीएस और एमपीएस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम और एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको एपीएस और एमपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप वापस उससे मैच कर सकते हैं कि आपने कैलकुलेशन सही की या गलत की। तो देखते हैं, ईपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेविंग यहाँ पे -50 है और इनकम 100 है, तो -50/100 लिखेंगे। -50/100 की वैल्यू आ जाएगी -0.5। इसी टाइप से यहाँ पे सेविंग 0 है और इनकम 200 है, सो 0/200 वैल्यू आ जाएगी 0। फिर 50/300 तो वैल्यू आ जाएगी 0.1666, तो इसको हम 0.167 भी लिख सकते हैं और 0.17 भी लिख सकते हैं जब हम 2 डिजिट तक लिख रहे हैं। फिर सेविंग 100/40 दैट इज 0.25। फिर 150 डिवाइडेड बाई 500 तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.3। तो इस टाइप से हम एपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं एमपीएस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। एमपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें चेंज इन सेविंग लेना है और फिर लेना है चेंज इन इनकम। इन दोनों के रेशियो से हम एमपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेविंग -100 से -50 हो गई, इसका मतलब चेंज इन इनकम जो है, इसका मतलब चेंज इन सेविंग जो है
वो है 50 और इनकम 0 से 100 हो गई, मतलब कि चेंज इन इनकम जो है वो है 100। सो 50 अपॉन 100 इट विल बी इक्वल टू 0.5। लाइक दैट -50 टू 0, सेविंग में चेंज आ गया 50 और इनकम में चेंज आ गया 100, क्योंकि 100 से 200 हो गई है तो इनकम में जो चेंज आया है वो 100 का आया है। तो 50 अपॉन 100 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.5। इसी टाइप से नेक्स्ट लेवल पे सेविंग 0 से 50 पहुंच गई, इसका मतलब चेंज इन सेविंग कितना है 50 है, और इनकम 200 से 300 हो गई तो चेंज इन इनकम कितना है 100 है। तो इस टाइप से 50 अपॉन 100 करेंगे तो 0.5 आएगा। अब नेक्स्ट लेवल पे आप खुद देख सकते हैं कि चेंज इन सेविंग 50 है और चेंज इन इनकम 100 है, 50 अपॉन 100 0.5। इसी टाइप से नेक्स्ट लेवल पे भी चेंज इन सेविंग 50 है और चेंज इन इनकम 100 है, तो आंसर आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट we have discussed in our previous class about APC and MPC, and in this class we have discussed about APS and MPS। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के जो दो पार्ट होता है उसको हमने पहले प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम, और प्रोपेंसिटी टू सेव के जो दो पार्ट होते हैं उसको हमने इस क्लास में डिस्कस कर दिया है। तो अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो हम फाइंड आउट करेंगे। मतलब एपीसी और एपीएस में रिलेशन क्या है, पहले हम वो ये डिस्कस करेंगे और फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि एमपीएस और एमपीसी में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले एज वी नो दैट एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस, जैसा कि हमने अभी एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट जब पढ़ा तो इसमें एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। एएस की जगह हम वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि वो हमारी इनकम है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस हो गया। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई y से हम दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं, तो ये y अपॉन वाई हो गया और ये c अपॉन वाई हो गया और ये s अपॉन वाई हो गया। अब हमने डिस्कस किया है c अपॉन वाई क्या होता है, APC होता है, और s अपॉन वाई क्या होता है, APS होता है, और y अपॉन वाई क्या होता है, 1 होता है। तो APC और APS का टोटल किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला बन गया APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, इसको आपको याद रखना है। अब जब आपको APC फाइंड आउट करना है, APS गिवन है, तो APS को 1 की साइड में ले जाएंगे तो ये APS 1 की साइड में आ जाएगा तो ये माइनस APS हो जाएगा। तो APC इज इक्वल टू 1 माइनस APS और APS इज इक्वल टू 1 माइनस APC। तो इस टाइप से हम APC और APS में हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट की, और जो कि दोनों का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। इससे आप कोई भी गिवन वैल्यू से जो वैल्यू गिवन नहीं है उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें APS की वैल्यू अगर गिवन है तो उससे आप APC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया APS और APC इन दोनों का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। मतलब APS अगर 0.7 है तो APC कितना हो जाएगा 0.3, ताकि दोनों का टोटल कितना हो जाए 1 के बराबर हो जाए। अगर APS 0.5 है तो APC कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, तो दोनों का टोटल किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। अगर APS 1.5 है तो APC कितना हो जाएगा -0.5, ताकि 1.5 माइनस 0.5 हम करेंगे तो वो 1 के बराबर हो जाए। तो मेनली आपको ध्यान रखना है APS और APC का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। अब फॉर्मूले में APS गिवन है और APC हमें फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे APC इज इक्वल टू 1 माइनस APS। तो 1 में से APS को माइनस करना है। APS की वैल्यू कैलकुलेट हम कर चुके हैं, पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसके अंदर APS की वैल्यू 0.5 दे रखी है, तो अब आपको APC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है, 1 माइनस ब्रैकेट में माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5, तो इस APC की वैल्यू आ जाएगी 1.5। इसी टाइप से 1 माइनस 0 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस 0.17 करेंगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और 1 माइनस 0.25 करेंगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस 0.30 करेंगे तो इस टाइप से इस APC की वैल्यू आ जाएगी। हो सकता, हाँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा और APC की वैल्यू फाइंड आउट कर दी होगी। अब हम मैच करते हैं कि आपने ये वैल्यू सही फाइंड आउट की या गलत।
तो देखते हैं, हमने 1 में से 0.5 को माइनस 0.5 को माइनस किया तो ये हो गया 1 माइनस ब्रैकेट में 0.5 हो गया माइनस 0.5, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एपीसी की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। इसी टाइप से 1 माइनस 0 1 माइनस 0.17, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.83। अब चौथे लेवल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 0.25 माइनस करेंगे तो 0.75 आएगा, और फिर 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 0.7 आएगा। तो इस टाइप से हम गिवन एपीएस से एपीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर एपीसी गिवन है तो हम एपीएस की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, तो वो कर सकते हैं। उसमें सिर्फ हमें क्या करना है, एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी लिखना है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। अभी हमने एपीसी और एपीएस का रिलेशन जाना, इसी टाइप से एमपीसी और एमपीएस का रिलेशन हम देखते हैं। हम जानते हैं कि एएस जो होता है वो सी प्लस एस होता है, और y इज इक्वल टू सी प्लस एस हो गया। अब हमने y इसको भी हमने जो इनकम जो दी हुई है उसको हमने चेंज इन इनकम कर दिया, तो इसको भी हम चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग करेंगे। तो हमारा नया फॉर्मूला बन गया, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग। अब हम दोनों तरफ डेल्टा वाई से उसको डिवाइड करते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई हो गया ये, और ये हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एज वी नो दैट डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज एमपीसी एंड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई दैट इज एमपीएस। तो और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 1। तो हमारे लिए फॉर्मूला बन गया 1 इज इक्वल टू एम पी सी प्लस एम पी एस। तो बेसिक फॉर्मूला जो हो जाएगा एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। एम पी सी और एम पी एस का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है, और अगर हमें एम पी सी फाइंड आउट करना है तो हम 1 माइनस एम पी एस करेंगे, और एम पी एस फाइंड आउट करना है तो हम 1 माइनस एम पी सी करेंगे। तो इस टाइप से गिवन एम पी सी की वैल्यू से हम एम पी एस फाइंड आउट कर सकते हैं, और गिवन एम पी एस की वैल्यू से हम एम पी एस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको टेबल से समझते हैं कि एम पी एस की वैल्यू अगर गिवन है तो हम एम पी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आपको बताया गया है कि एम पी एस निकालने के लिए 1 माइनस एम पी एस करेंगे, एम पी सी निकालने के लिए 1 माइनस एम पी एस करेंगे। तो एम पी एस की वैल्यू पहले से कैलकुलेटेड 0.5 है, तो एम पी सी निकालने के लिए 1 माइनस 0.5 करेंगे तो एम पी सी की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। इसी टाइप से एम पी एस नेक्स्ट लेवल पे भी 0.5 है, तो 1 माइनस 0.5 करेंगे तो एम पी सी की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। इस टाइप से आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने ये कैलकुलेट कर दिया होगा। तो हम देख रहे हैं 1 में से 0.5 को माइनस करते हैं तो ये हर लेवल पे 0.5 वैल्यू आ रही है। 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5। तो हर लेवल पे एम पी सी की वैल्यू एक जैसी है, क्योंकि हर लेवल पे एम पी एस भी सेम है। थैंक्स टू ऑल। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन देन कॉल मी और व्हाट्सएप मी ऑन द गिवन नंबर, और स्टडी को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।